कैंडिड अमन, कहानियों का रंगमंच। पिछले पार्ट में आपने सुना वेदिका ने वॉशरूम का दरवाजा बंद करके राहत की सांस ली, लेकिन जानती थी वो कि एसआर जल्द ही उसकी चाल समझ जाएगा। उधर एसआर को भी एहसास हो गया कि उसे बेवकूफ बनाया गया है। गुस्से में उसने अपनी बंधी टाई और आंखों में जो रुमाल था उसको हटाया और तेजी से वॉशरूम के दरवाजे पर जाकर चिल्लाना शुरू कर दिया और उसे बाहर आने की धमकी दी। वेदिका ने फटाफट फोन को वॉशरूम में छिपाने का फैसला लिया और उसे ऊंची शेल्फ पर रख दिया। फिर उसने एसआर का ध्यान भटकाने के लिए एक दर्द भरी चीख निकाली। एसआर का गुस्सा फौरन चिंता में बदल गया और उसने दरवाजा तोड़ने की धमकी दे दी। वेदिका ने दर्द का नाटक करते हुए कहा कि वो खुद दरवाजा खोलेगी। जैसे ही दरवाजा खुला, एसआर ने वेदिका को गोद में उठाकर बेड पर लेटा दिया। उसकी आंखों में अब गुस्से की बजाय चिंता थी। एसआर ने डॉक्टर को कॉल करने के लिए फोन उठाया, लेकिन तभी उसकी नजर एक अनजान मैसेज पर पड़ी। एसआर के चेहरे के एक्सप्रेशंस अचानक बदल गए, जिसे देखकर वेदिका घबरा गई। अब आगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कैंडिड अमन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करो। मुझे पता है आप कहानी सुनने आते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसे तो मतलब गलत बात है। सब्सक्राइब प्लीज जरूर करो, अपने दोस्तों के साथ कहानी शेयर करो, ढेर सारा प्यार दो और कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना कि एपिसोड कैसा लगा आपको। कहानी में आगे बढ़ते हैं। वेदिका ने ना एसआर के चेहरे पर गुस्से के बादल देखे जो उस अनजान मैसेज को पढ़ते वक्त आए थे। उसे पता था कि अगर एसआर का ध्यान उस मैसेज पर गया तो पूरी सिचुएशन उसके हाथ से निकल सकती है। कुछ सोचे बिना वेदिका ने एक जोरदार चीख निकाली। उसकी चीख ने तुरंत एसआर का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। एसआर ने फौरन अपने फोन में आए उस मैसेज को इग्नोर किया और डॉक्टर को कॉल लगाने लगा। वेदिका ने एसआर की कॉल पर ध्यान दिया और फिर तेजी से बोली, एसआर प्लीज कॉल मत करो, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। बस मेरे पैर में हल्की सी मसाज और बैंडेज कर दो यार, मैं ठीक हूं। फिलहाल मुझे बस आराम चाहिए। एसआर ने उसकी बातों को अनसुना करते हुए डॉक्टर को कॉल जारी रखने की कोशिश की, लेकिन वेदिका ने बार बार उसे रोकने की कोशिश की। एसआर उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन आखिरकार वेदिका ने उसे किसी तरह मना लिया। एसआर ने गहरी सांस ली और कॉल को काट दिया। एसआर फिर कमरे में रखे फर्स्ट एड बॉक्स की तरफ बढ़ा और उसमें से ऑइंटमेंट और बैंडेज निकाल लाया। वो वापस वेदिका के पास आया और उसके पैरों के पास बैठ गया। उसका गुस्सा पूरी तरह से शांत हो चुका था और उसकी हरकतों में अब एक गहरी फिक्र दिख रही थी। वेदिका देख रही थी कि एसआर की आंखों में अब वो जुनून या पागलपन नहीं था जो कुछ वक्त पहले था। इस वक्त वो सिर्फ उसकी परवाह कर रहा था। एसआर ने धीरे से वेदिका के पैर पर ऑइंटमेंट लगाना शुरू किया। उसकी उंगलियों का स्पर्श अब कोमल था, जैसे वो पूरी तरह से वेदिका की चोट को महसूस कर रहा हो। उसने हल्के हाथों से मसाज करना शुरू किया। वेदिका को एसआर का ये नर्म रवैया हैरान कर रहा था। उसकी उंगलियों की हल्की पकड़ और सॉफ्टनेस को महसूस करते हुए वेदिका की सांसें भी थोड़ी धीमी हो गई थी। वेदिका ने एसआर की इस नरमी को देखकर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आपको नहीं लगता कि आप कुछ भूल रहे हैं? एसआर ने उसकी बात सुनकर एक पल के लिए उसके पैरों से नजरें उठाई और हैरानी से पूछा, क्या भूल रहा हूं? वेदिका ने अपनी आंखों में शरारत लाते हुए कहा, आप मुझसे सॉरी बोलना भूल गए। एसआर ने एक पल के लिए अपनी आईब्रो उठाई। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। उसने मजाकिया लहजे में कहा, सॉरी? तुम्हें सॉरी मुझसे बोलनी चाहिए मैडम, जबकि गलती तुम्हारी है। तुमने खुद को चोट पहुंचाई, अगर तुम ठीक से देखकर चलती तो ऐसा ना होता। वेदिका ने गुस्से में अपनी दोनों बाहें मोड़ते हुए कहा, अच्छा, असल में ये सब आपके गुस्से की वजह से हुआ है। आप मुझे बाहर से धमका रहे थे, इसलिए मैं डर गई और जल्दबाजी में पैर फिसल गया। एसआर ने उसकी शिकायत सुनकर हल्के से हंसते हुए कहा, तो तुम्हें मेरे गुस्से से इतना डर लगता है क्या? वेदिका ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए जवाब दिया, हाँ बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको देखकर ये कभी नहीं समझ आता कि आप गुस्से में किस पल क्या कर बैठोगे। उसकी आवाज में मासूमियत और हल्का डर साफ छलक रहा था, जैसे वो एसआर के गुस्से से सच में सहमी हुई हो। एसआर ने उसकी इस बात पर हंसते हुए कहा, वेदिका, तुम मुझे इतने वक्त से जानती हो यार। तुम जानती हो कि मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा, फिर भी तुम मुझसे डरती हो। वेदिका ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जानती तो हूं, लेकिन आपके गुस्से से कौन नहीं डरता? आप इतने इंटेंस हो जाते हो कि हर बार मुझे लगता है कि इस बार कुछ ना कुछ तो गलत हो जाएगा। एसआर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आई नो मैं कभी कभी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता, लेकिन इस गुस्से में मैं कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। वेदिका उसकी बातें सुनकर हल्के से मुस्कुरा दी और बोली, तो क्या आप मान रहे हो कि आपको मुझसे सॉरी बोलना चाहिए? एसआर ने उसकी तरफ आंखों में शरारत भरी और कहा, सॉरी और एसआर नेवर।
वेदिका ने अपनी आवाज में और ज्यादा शरारत भरते हुए हल्के से कहा, चलो अगर आप सॉरी नहीं कह सकते तो कम से कम अब ये तो मान लो कि गलती आपकी भी थी थोड़ी। एसआर ने अपनी उंगलियों को वेदिका के पैरों पर फिराते हुए गहरी सांस ली और कहा, हाँ ठीक है, अगर ये तुम्हारे दिल को सुकून देता है तो मैं मान लेता हूँ कि मेरी भी थोड़ी सी गलती थी, मुझे इस तरह से गुस्सा नहीं करना चाहिए था। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि जिस कंडीशन में तुम मुझे छोड़कर वॉशरूम में गई थी वो सही नहीं था? वेदिका ने हंसते हुए कहा, मैं वापस आने वाली थी लेकिन सब्र सब्र कहाँ है आपको? खैर बस मुझे आपसे यही सॉरी सुनना था। एसआर ने उसके चेहरे की तरफ देखा। उसकी मुस्कान और मासूमियत उसे हर बार मोह लेती थी। वो ये बात अच्छी तरह से जानता था कि वेदिका का दिल बहुत नाजुक था और उसके लिए ये बहुत ज़रूरी था कि वो उसकी फीलिंग्स का ख्याल रखे। एसआर के हाथ अब भी वेदिका के पैरों पर थे। उसकी मसाज जारी थी। वेदिका अब आराम से बैठी हुई थी और एसआर की नर्म हरकतों को महसूस कर रही थी। एसआर की फिक्र और परवाह अब पूरी तरह से वेदिका के लिए थी और इस बात ने वेदिका को थोड़ा असहज भी किया था, क्योंकि उसकी चोट सिर्फ एक बहाना थी, लेकिन एसआर का प्यार, उसकी फिक्र उसे इस पूरे पल में डुबो रही थी। एसआर ने वेदिका की आंखों में देखते हुए कहा, अब कैसा महसूस कर रही हो तुम? उसकी आवाज़ में अब सिर्फ प्यार था। गुस्से की जगह एक गहरी परवाह ने ले ली थी। वेदिका ने हल्के मुस्कान के साथ कहा, हाँ अब पहले से बेहतर महसूस कर रही हूं मैं, थैंक्स। एसआर ने वेदिका के चेहरे को देखते हुए कहा, बस अब तुम अपना आराम करो, मुझे तुम्हें तकलीफ में देखना अच्छा नहीं लगता। वेदिका ने अपने मन में कहा, और तब क्या जब खुद मुझे तकलीफ देते हो? एसआर ने वेदिका से पूछा, कुछ कहा तुमने? वेदिका ने फौरन ना में सर हिलाते हुए कहा, बस यही कहना चाहती हूँ एसआर कि आप थोड़ा कम गुस्सा किया करो, थोड़ा सा स्वीट बिहेव किया करो। एसआर ने शरारती अंदाज में वेदिका से कहा, मेरी स्वीटनेस भी तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी मेरी जान, अब तुम रेस्ट करो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहते हुए एसआर वेदिका के पाँव पर बैंडेज बांधकर उठ गया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए वहां से बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद होते ही वेदिका ने गहरी सांस ली, जैसे वो किसी तूफान से बचकर निकल गई हो। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा बवंडर गुजर गया हो। उसने खुद को संभाला। उसकी चालाकी ने एसआर का ध्यान उस फोन से पूरी तरह से हटा दिया था, जो उसकी सबसे बड़ी चिंता थी। एसआर के गुस्से से बचने की राहत उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। वहीं दूसरी तरफ एसआर अपने रूम से बाहर निकलते ही अपने फ़ोन को देखने लगा। उसकी नज़र अब उस मैसेज पर पड़ी जिसने उसके चेहरे के भाव बदल दिए। वो मैसेज किसी अनजान नंबर से आया था, लेकिन मैसेज का कंटेंट पढ़ते ही एसआर को समझ में आ चुका था कि ये नताशा ही है। उसकी आंखों में अब हल्का गुस्सा छलकने लगा। एसआर ने फौरन उस नंबर पर कॉल मिलाया। कॉल की दूसरी तरफ नताशा ही थी, जिसकी आवाज़ में गुरूर और हक का एक अजीब सा मेल था। कॉल उठाते ही नताशा ने फ्लर्टी लहजे में कहा, आखिरकार तुमने कॉल कर ही लिया मुझे एसआर, मैं तो तुम्हारे ही फोन का वेट कर रही थी माय लव। एसआर ने उसकी बात को अनसुना करते हुए सीधा सवाल दाग दिया, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? उसकी आवाज़ में नाराज़गी और हैरानी थी। नताशा ने हंसते हुए कहा, ओह एसआर, मेरे लिए किसी की भी इंफॉर्मेशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे वो तुम ही क्यों ना हो। मुझे तुम्हारी हर बात का पता चल ही जाता है। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा गुरूर और अधिकार था, जैसे वो एसआर पर अपना दावा जताना चाहती हो। एसआर ने गुस्से में झल्लाते हुए कहा, नताशा मुझे लगा था कि तुम्हें इतने वक्त में अकल आ गई होगी, लेकिन लगता है तुम्हारा पागलपन तो और बढ़ गया है। उसकी आवाज़ में नाराज़गी साफ झलक रही थी, लेकिन वो खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। नताशा ने एसआर की बात को अनसुना करते हुए कहा, एसआर, मेरा प्यार तुम्हारे लिए बिल्कुल पुरानी वाइन की तरह है। जितना पुराना होगा उतना ही नशा और टेस्ट बढ़ता जाएगा। तुम खुद को मुझसे दूर कर सकते हो, लेकिन मुझसे बचकर नहीं रह सकते। मैं हर जगह मौजूद हूँ जहां तुम हो। उसकी आवाज़ में एक कॉन्फिडेंस और जुनून था जो एसआर को और भी परेशान कर रहा था। एसआर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम कितनी भी कोशिश कर लो नताशा, ना तुम वेदिका को नुकसान पहुंचा सकती हो और ना ही तुम मुझे पा सकती हो। तुम्हारा पागलपन अब और नहीं चलेगा। लेकिन नताशा का गुरूर और उसका पागलपन अब अपने चरम पर था। उसने एसआर से कहा, तुम्हारी वेदिका, हाँ वही जिसे तुम अपने दिल के सबसे करीब रखते हो, वो मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है और मैं उस कांटे को हटाना जानती हूँ जो मेरे और तुम्हारे बीच आएगा। एसआर की आंखों में गुस्सा और गहराता चला गया। उसकी आवाज़ अब पहले से और सख्त हो गई। उसने नताशा को साफ शब्दों में कहा, तुम मेरे और वेदिका के बीच नहीं आ सकती। वेदिका मेरी जिंदगी है और मैं किसी को भी उसे चोट पहुंचाने की इजाजत नहीं दूंगा। नताशा की आवाज़ में अब भी वही पागलपन छलक रहा था। उसने एसआर से फ्लर्ट करते हुए कहा, एसआर, तुम मुझे जितना दूर करने की कोशिश करोगे ना,
मैं तुम्हारे उतना ही करीब आऊंगी। तुम सोचते हो कि तुम वेदिका के साथ खुश रह सकते हो, लेकिन तुम्हारा दिल जानता है कि तुम्हारी असली खुशी सिर्फ मेरे साथ है। एसआर को नताशा के इस बर्ताव पर अब और भी गुस्सा आने लगा था। उसने अपनी आवाज को और सख्त करते हुए कहा, तुम अपने दिमाग से ये फितूर निकाल दो नताशा। मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ वेदिका है, पहले भी वही थी और हमेशा वही रहेगी। तुम्हारी ये सारी कोशिशें बेकार और नाकाम हैं। नताशा ने एसआर की बातों को हंसी में उड़ाते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम वेदिका को मुझसे बचा सकते हो? हाँ, मैं जो चाहूं वो कर सकती हूँ। तुमने अभी तक मेरी असली ताकत देखी कहाँ है? एसआर ने गुस्से में कहा, तुम्हारी ये धमकियां मुझे डराने वाली नहीं है नताशा। तुम्हारे इन पागलपन भरे ख्यालों का कोई असर मुझ पर नहीं होने वाला। एसआर के दिमाग में नताशा की बातें गूंज रही थी। उसकी आवाज, उसका गुरूर और उसके इरादे सब एसआर के अंदर एक आग की तरह थे। एसआर अभी वेदिका के लिए फिक्रमंद था, लेकिन नताशा की धमकियों ने उसे हिला कर रख दिया था। फोन कॉल के दूसरी तरफ नताशा की पागलपन भरी हंसी एसआर को और गुस्से में डाल रही थी। उसकी हंसी में एक ऐसा पागलपन था जो किसी घायल शेरनी की तरह खतरनाक हो। नताशा ने अपनी आवाज में गुरूर और धमकी मिलाते हुए कहा, एसआर, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारी वेदिका कब अपने कॉलेज जाती है, तुम्हारी मासी जी किस वक्त घर से बाहर निकलती है, और वो तुम्हारा भांजा जो तुम्हारी बहन और मेरी खास दोस्त युक्ति की आखिरी निशानी है, वो भी मेरी रीच में ही है। तुम्हारी बहन जो इकलौती बची है, तुम्हें भाई कहकर बुलाने वाली, वो भी तो घर से बाहर कदम रखती है ना। तो बताओ, सबसे पहले किसे अपना निशाना बनाऊं? मैं सोच रही थी कि शुरुआत सबसे छोटी कड़ी से करूं। क्या कहते हो तुम, तुम्हारा क्यूट लिटिल प्रिंस? इतना कहते ही नताशा एक पागलपन भरी हंसी हंसने लगी। एसआर की नसें तन गई, उसकी मुट्ठियां कसने लगी, उसकी आंखों में गुस्से का तूफान साफ छलक रहा था। नताशा अब और भी खतरनाक हो चुकी थी। एसआर को समझ में आ चुका था कि नताशा का यह पागलपन अब एक हद आगे बढ़ चुका है। एसआर ने नताशा को कड़े शब्दों में जवाब दिया। उसकी आवाज अब गुस्से से कांप रही थी। नताशा, ये मत समझना कि तुम मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को चोट पहुंचा पाओगी और मैं खामोश रहूंगा। अगर तुमने मेरे घर के किसी भी सदस्य को, वेदिका को, मासी जी को या मेरे भांजे को नुकसान पहुंचाया तो तुम्हारी ये जिंदगी का वो आखिरी पल बना दूंगा। मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। ये एसआर का वादा है। नताशा, जो अब तक अपनी मस्ती में थी, एसआर की ये बात सुनकर कुछ देर के लिए चुप हो गई। एसआर की आवाज में जो गुस्सा और इरादा था, उसने नताशा को भी हैरान कर दिया था, लेकिन उसकी पागलपन भरी हंसी जल्दी फिर से शुरू हो गई। नताशा ने धीमे लेकिन घमंडी अंदाज में कहा, एसआर, तुम मुझे धमका रहे हो? तुम मुझे रोक नहीं सकते। जितनी भी कोशिश कर लो, मेरा प्यार तुम्हारे लिए उतना ही गहरा होता जाएगा, और तुम्हारे परिवार से मुझे दूर करने की ये धमकियां ये काम नहीं करेंगी। मैं जो चाहूं वो कर सकती हूँ। एसआर की सांसें तेज हो गई, उसका खून खौलने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। उसके अंदर का गुस्सा और बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे पता था कि अगर वो नताशा के पागलपन को और हवा देगा तो नताशा और भी खतरनाक हो सकती है। क्या होगा नताशा का अगला कदम? क्या एसआर के लिए इस पागलपन में नताशा पहुंचाएगी उसके किसी फैमिली मेंबर को नुकसान? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में। सुनते रहिए कैंडिड अमन।